एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी के 2022 चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र मात्र चुनावी स्टंट था और प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने का शगुफा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र के जरिए बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी बीजेपी 56 पृष्ठों के घोषणा पत्र की 1/4 घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाई है। ऐसे में 2022 में हारी हुई 23 सीटें जो है विधानसभाओं में भाजपाओं के जो है सांसद आखिर जनता के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा कुशासन का जो दंश महंगाई बेरोजगारी के रूप में 23 विधानसभाएं झेल रही हैं, वही 47 का भी हाल है। तो ऐसे में मेरा सिर्फ एक सवाल है भाजपा संगठन से। 2022 में एक दृष्टि पत्र आपने लॉन्च किया, जिसे आपने अपना घोषणा पत्र का 56 पन्नों का ये घोषणा पत्र था। कितनी घोषणाएं 2 साल बीत जाने के बाद धरातल पर उतर पाए हैं आप? इसलिए क्योंकि लोकायुक्त गठित होते हम देख नहीं रहे, महिला सुरक्षा की दिशा में कोई कदम आपको उठाते हम देख नहीं रहे, किसानों की आय दुगनी होते हुए हम देख नहीं रहे, युवाओं को रोज़गार मिलते हम देख नहीं रहे, महंगाई कम होते हुए हम देख नहीं रहे, बेरोज़गारी के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी हम देख नहीं रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं तो उत्तराखंड के ऊपर भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफिया का कब्जा। ऐसे में आपकी सारा घोषणा पत्र बेमानी साबित हो जाता है यदि शिक्षकों को ये कहना पड़ता है कि वो लोकसभा चुनाव का बाइकॉट करेंगे, यदि राज्य आंदोलनकारियों को खून के आंसू आप रुलवाते हैं। 23 सालों में अपने लिए आरक्षण की भीख मांगते मांगते वो आपके मंत्रियों के दरबार में जाते हैं और उनको बेइज्जत किया जाता है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके। रोहित, जानकारी चाहेंगे, आखिर ये जो सवाल अब कांग्रेस 2022 के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर उठा रही है, क्या वजह है? क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं या जो मुद्दों के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जा रही थी वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? देखिए दिव्या जी, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव गतिमान था और उस दौरान इस बात का जिक्र कई बार हम कर चुके हैं कि विजय संकल्प एक यात्रा निकली थी जो भारतीय जनता पार्टी के मील का पत्थर साबित हुई थी। और हरिद्वार से जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, कुमाऊं से इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने और अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी लॉन्चिंग की थी। और सुझाव पेटिकाएं इस विजय संकल्प रथों में लगाए गए थे, जिसमें लाखों की संख्या में जनता का सुझाव मिला था भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र बनाने हेतु। और जब इन डब्बों को खोला गया तो लाखों की संख्या में ऐसे चिट्स मिले जिसमें जनता ने अपने सुझाव, समस्याएं और क्या कुछ राज्य सरकार अगर अस्तित्व में बीजेपी की आती है क्या कुछ करना चाहिए, ये सारे सुझाव उसमें दिए थे। और कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, यानी जो दृष्टि पत्र नाम दिया बीजेपी ने जिससे, उसमें उन्हीं मुद्दों को समाहित किया गया है। एक लंबी चौड़ी बैठक के बाद इन तमाम मुद्दों को समाहित किया गया है इस अपने दृष्टि पत्र में। और दिव्या, आपको याद होगा कि जब विधानसभा भवन में पहली मंत्रिमंडल की बैठक होती है, जब धामी 2.0 की सरकार दोबारा अस्तित्व में आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के द्वारा दृष्टि पत्र जो है, यानी कि जो चुनावी मैनिफेस्टो है, वो मुख्यमंत्री को और सभी मंत्रियों को सौंपा जाता है। और ये कहा जाता है कि हाईकमान का आदेश है कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इस दृष्टि पत्र के अनुसार जो है संगठन को भेजा जाए प्रदेश के, और प्रदेश संगठन हाईकमान को उसको प्रेषित करेगा। हालांकि हम इस चीज को बार बार बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल चुनावी मैनिफेस्टो और दृष्टि पत्र के आधार पर काम कर रही है। 100 दिन का टारगेट फिक्स किया है। कई बार हमने सीएम धामी को इस बातचीत में ये बोलते भी सुना है। उत्तर प्रदेश में भी 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत काम हो रहा है। लगातार जो है 100 दिन का फीडबैक लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, प्रदेश संगठन लगातार सरकार से फीड लेता है और हाईकमान तक उसको प्रेषित करता है। तो कुल मिलाकर आप समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ग्रास रूट पर कार्यकर्ता हो या फिर ग्रास रूट पे काम करने वाला नेता हो, सरकार में विधायक हो, मंत्री हो, सभी से जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। रही बात कांग्रेस के आरोपों की, तो देखिए चुनावी वर्ष है दिव्या, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। अब ऐसे में तमाम चीजें जो है
हालांकि अभी 1 साल ही हुआ है प्रदेश सरकार को अस्तित्व में आए हुए, और 5 साल का समय जनता देती है सरकार को। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत सरकार काम कर रही है, और ऐसा नहीं है कि समूचे मैनिफेस्टो को 1 साल के भीतर ही जनता पूरा करके उनके मांगों को वो जनता को सौंप दे। चीज़ों में समय लगता है, विकास कार्यों में समय लगता है। वाइब्रेंट विलेज योजना चल रही है, आप देखिए गांव के बहुत सारे ऐसे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां पर अभी पेयजल की समस्या या फिर विद्युत लाइनों की समस्या, ये तमाम समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या, इन तमाम चीज़ों का आकलन हो रहा है। और आप देखिए इस मानसून में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है सड़कों का हुआ है, और विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में भी सड़कों का जाल अब तैयार हो रहा है, धीरे धीरे सड़कें बन रही हैं, चाहे एनएच की हो, एनएचएआई की हो, स्टेट हाईवे की हो, या फिर शहर के जो इंटरनल इलाके हैं। और इसी के तहत जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत में मुख्य मार्ग से गांव तक फिर से सड़कें पहुंचाई जा रही हैं, जो मानसून में खराब हो चुकी थी। जी। हर घर नल हर घर जल जो भारत सरकार का अभियान है, उसके तहत हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो लग जाते हैं, लेकिन गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली के खंभे लगाना, वायरिंग करना, गांव तक बिजली पहुंचाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम रहता है यूपीसीएल के लिए। उस दिशा में भी काम हो रहा है। शहरों में समय लग जाता है, तो आप आकलन कीजिए पर्वतीय क्षेत्रों में कितना समय लगता होगा। बहुत सारा जो है यूपीसीएल के जो कार्य हैं इस मानसूनी सीजन में, उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है सरकार 100 दिन के एजेंडे के तहत काम कर रही बात कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी की बात कर रही है या फिर अन्य चीज़ों की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये तमाम चीज़ें जो है ये चुनावी एलिगेशन इसको कहा जा सकता है। हालांकि जो हम जिस घोटाले के भी हाल फिलहाल में बात कर रहे थे दिव्या जी, मुख्यमंत्री जो बागबानी योजना है, मुख्यमंत्री एकीकृत बागबानी योजना, ये किसानों को सशक्त करने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए, बागबानी के क्षेत्र में उनको मजबूत करने के लिए इस योजना की लॉन्चिंग हुई थी। हालांकि इसमें घोटाले घपले हुए हैं, वो लोग नापे जाएंगे जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए हैं। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि किसान हो, यहाँ का बेरोजगार हो, यहाँ की जो महिलाएं हैं, सबको सशक्त किया जाए, रिवर्स पलायन उत्तराखंड की तरफ हो। और इसी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार एमओयूज पर साइन हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो पिछली बार की कुछ असफलताएं रही हैं इन्वेस्टर समिट की, इस बार धरातल पर चीजें उतारी जा सकें, ये तमाम बातें जो है मुख्यमंत्री अपने जो निवेशक हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में यदि विकास होगा दिव्या जी, तो यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हैं उत्तराखंड के, और नए नए कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज हो रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। तो अब चुनाव 2024 का है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है कि भाई केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार, 60 साल तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, उस समय क्यों पर्वतीय क्षेत्रों की सुध नहीं ली गई, क्यों विशेष राज्य का दर्जा उस समय नहीं दिया गया। तो ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप है, इससे अधिक कुछ नहीं है। हालांकि विजन डॉक्यूमेंट जो इनका दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर बीजेपी 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के तहत अभी भी काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जब केंद्र में जाते हैं तो बड़े नेताओं को 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताया जाता है। प्रधानमंत्री उनसे 1-1 घंटा मिलते हैं, इतना समय प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं दिया। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आई बॉल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनको बहुत पसंद करते हैं, और इसी वजह से उत्तराखंड को खासी तरजीह मिल रही है। पूरे उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर कहाँ कहाँ क्या काम चल रहा है, मतलब प्रधानमंत्री सारा फीडबैक मुख्यमंत्री से लेते हैं, गृह मंत्री लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। तो सरकार चल रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, जनता को ये तमाम चीजें समझाने में कितना कांग्रेस सार्थक साबित होती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो निर्देश हाईकमान की तरफ से दिए गए हैं उसी पर काम चल रहा है। बिल्कुल रोहित, लेकिन एक बात समझनी होगी कांग्रेस को भी यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है मेन ओपोनेंट है कांग्रेस का, और ऐसे में कई सीटें ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो अगर वो बीजेपी के शासित जो जिले हैं उनकी अगर और विधानसभाएं उनके रिपोर्ट कार्ड अगर मांगते हैं, तो फिर अपने शासित जो जिले हैं और विधानसभाएं हैं वहाँ का भी रिपोर्ट कार्ड उन्हें देना चाहिए, ताकि डिफ्रेंशिएट जनता कर पाए कि आखिर क्यों वो ये सब बोल रहे हैं और इसके पीछे के तथ्य क्या है। दिव्या, अभी हाल ही में हमने 2 महीना पहले
की बात बताएं तो अगर आपको याद होगा कि उत्तराखंड सचिवालय में के विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, इसमें तमाम विपक्षी विधायकों को बुलाया जाता है। विपक्षी विधायकों से उनके क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में सीएम धामी पूछते हैं, कहां कहां क्या क्या विकास योजनाएं लंबित हैं, कितने धन की आवश्यकता है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुटाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। जैसा कि मैंने कहा ना, चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस को अपने विधायकों से भी फीडबैक लेना होगा। उसके बाद किसी विधायक ने ये शिकायत नहीं की कि भाई हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया। अगर इस प्रकार की बातें होती तो जरूर मीडिया में आती, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया जहां जहां जो भी माननीय सदस्य है विधानसभा का, जिसके क्षेत्र में जो भी फंड की आवश्यकता है, किसी भी विभाग का हो, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे जल संस्थान का हो, यूपीसीएल का हो, सभी को समन्वय और सामंजस्य बनाकर माननीय सदस्य जो है विधानसभा के यानी कि विधायक, उनके क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएं। और धन की जो आवश्यकता होगी, अगर धन की कोई कमी होगी, उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से विपक्षी विधायकों की मदद करेगी। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।